नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई अजय सर में। तो देखो भाई, आपा भारतीय राज व्यवस्था जो है वो पढ़ रहे थे। और भारतीय राज व्यवस्था सॉरी भारतीय अर्थव्यवस्था, और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो अपने आज नया टॉपिक जो है करेंगे। अच्छा, एक मेरे प्रिय साथी का जो है वो मैसेज आया था, एक मेरे प्रिय साथी का जो है कमेंट आया, गुरुजी आपने जो भू राजस्व वाली वो जैसे मालवाड़ी होगी, स्थायी बंदोबस्ती होगी, है ना, इसके अलावा बात करें रेतवाड़ी, ये जो व्यवस्था है ये हमें नहीं करवाई, तो सर इस व्यवस्था को जो है करवाओ। चलो कोई बात नहीं है, पहले अपने इन्हीं की चर्चा करते हैं और फिर ये जो टॉपिक है वो अपने शुरू करते हैं। मारकर मारकर 1 मिनट। हाँ भाई, ठीक है भाई सभी साथी। ओके, सभी साथियों को क्लास शानदार तरीके से दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके 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 ओके। चलो, तो देखो भाई, अपनो जो टॉपिक है वो चल रहा था भारतीय औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। वही टॉपिक के आगे जो है वो आपको लिखना है। क्या लिखना है कि अपने जो है भू राजस्व के बारे में देखना है। जो टॉपिक मैंने आपको करवाया ना उसी के आगे लिखना। ये जो वैश्वीकरण टॉपिक है मैं अभी थोड़ी देर बाद शुरू करवा दूंगा। भू राजस्व के बारे में जो वो अपने देख रहे थे भूमि भू राजस्व का जो पूरा नियंत्रण था, ये बात मान के चलना, वो था सरकार के अंडर में। और उस समय जो सरकार थी भारत में वो थी ब्रिटिश सरकार। सरकार कौन सी थी भाई? ब्रिटिश। आपको एक बात याद है क्या कि बंगाल के अंदर जो वो अकाल पड़ता है बहुत भयानक। कहां पर? बंगाल में। बंगाल में जब अकाल पड़ता है, बंगाल में जब अकाल पड़ता है तो ऐसे बताया जाता है कि इस अकाल के दौरान 1/3 जो सदस्य है, 1/3 जो व्यक्ति है, उनकी यहां पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है इस अकाल के दौरान। इस अकाल के अंदर इतने लोग यहां पर मर जाते हैं। और इसके बाद बताते हैं, इसके बावजूद भी जो लगान है, जो कर है वो जारी रहा। कर जो है वो क्या रहा? जारी रहा। इसके बावजूद भी कर जारी रहा। एक तो भुखमरी के कारण जो है लोग मर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ अकाल पड़ जाता बंगाल में, एक यहाँ लोग मर रहे हैं। और उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ टैक्स जो है वो जारी रहता है। यहाँ टैक्स जो है वो क्या रहता है? जारी रहता है। अब जो है वो घटना क्या देखने को मिलती है अपने को? अब जो अपने को घटना जो है वो देखने को ये मिलती है कि भू राजस्व की तीन जो अपने यहाँ व्यवस्था देखेंगे एक तरह से, तीनों की तीनों व्यवस्था को अपन पढ़ेंगे ध्यान से। सारे साथी इधर ध्यान लगा के रखेंगे। सबसे पहले अपन जो है वो जानेंगे स्थाई बंदोबस्ती क्या थी। स्थाई बंदोबस्त, बंदोबस्त, स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से थी, क्या थी? स्थाई बंदोबस्त की अगर अपने बात करें तो वो किस प्रकार से, क्या? और 2 नंबर पे अपन जो है वो जानेंगे, नंबर 1 पे स्थायी बंदोबस्त हो गया, और रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था होगी। और 3 नंबर पर जिगित है, याद रखनी है, सिंपल है बिल्कुल, महालवाड़ी, जो है महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। अब देखो, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के 19% भाग पर जो व्यवस्था चलती थी, जो जैसे मान के चलो जैसे भारत है, तो भारत में जो जो क्षेत्र ब्रिटिश प्रांत के अंडर में थे, उसमें से 19% क्षेत्र पर जो है वो स्थायी बंदोबस्त जो है वो व्यवस्था चल रही थी। और इसके अलावा अगर बात करें रैयतवाड़ी की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो भूभाग पर चल रही थी वो रैयतवाड़ी। लगभग 51% भूभाग पर जो है इसके जो है रैयतवाड़ी जो प्रथा है वो चल रही थी, व्यवस्था जो चल रही थी। और बच गया कितना? 30 बच गया ना मेरे भाई? कितना बच गया? हाँ, 30। तो 30% इलाके पर जो है, 30% क्षेत्र पर जो है वो महालवाड़ी जो है वो व्यवस्था चल रही थी। ये इतनी बात याद हो जाएगी। फिर स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करते हैं अपने, स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करते हैं, देखो एक क्षेत्र, अब मैं इनका थोड़ा थोड़ा लोकेशन और बताता हूँ, इनका क्षेत्र और बताता हूँ कितना बड़ा जो है इनका क्षेत्र वगैरह था। क्योंकि अगर आप वो क्षेत्र देख लोगे ना उसके बाद फिर मैं ये समझाता हूँ कि स्थायी बंदोबस्त क्या था और ये जो वगैरह है वो क्या थे। स्थायी बंदोबस्त की अगर अपने बात करेंगे तो ये क्या सब समझाऊंगा एक बार, इसमें आप जो है वो यहाँ ये याद रखना बात को कि इसके अंदर जो है क्षेत्र था बंगाल का, ऐसे लिखो विस्तार। इसका जो विस्तार था वो कहाँ कहाँ था? तो क्या क्या याद रखना आपको? आपको जो है वो याद रखना है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक,
उत्तरी कर्नाटक, बिहार हो गया, वाराणसी, वाराणसी और गाजीपुर, और गाजीपुर। ठीक है, ये बात इनका स्थायी बंदोबस्ती जो है इस इलाके में जो प्रसिद्ध थी यहाँ चल रही थी। रैयतबाड़ी की यदि अपने बात करते हैं तो पूर्वी बंगाल हो गया, पूर्वी बंगाल हो गया। इसके अलावा यदि बात करें तो मुंबई हो गया, मुंबई। मुंबई के अलावा अगर अपने बात करते हैं तो याद रखना मद्रास हो गया, और मद्रास के बाद अगर अपने बात करें तो कुर्ग। क्या याद रखोगे मेरे भाई? मद्रास के बाद जो आप याद रखोगे, हाँ जी, कुर्ग, कुर्ग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो याद रखना। और एक और जो भाग है वो आप याद रखोगे असम। तो यहां पर जो चल रही थी व्यवस्था वो कौन सी थी? रैयतवाड़ी। और महालवाड़ी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना। तो याद रखना इसका जो विस्तार था वो था उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आप याद रखोगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद जो वो आप याद रखोगे पंजाब, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद जो है वो क्या याद रखोगे? पंजाब। तो यहां पर जो मालवाड़ी जो प्रथा व्यवस्था जो है वो यहाँ चल रही थी। ठीक है, प्रश्न ये बन सकता है कि जैसे कुर्ग है तो कुर्ग से जो है संबंधित कौन सी थी? रैयतवाड़ी जो प्रथा है, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो संबंधित थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके सर जी। तो इनका मैंने प्रतिशत लिखा दिया है, और मैंने लिखा दिया कि किस किस इलाके के अंदर जो है ये व्यवस्थाएं चल रही थी। सारों पहले आप बात करांगा स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था वो क्या था। एक साथी ने कमेंट किया था कि गुरुजी वो नहीं बताया। वैसे 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी बुक उसमें तो ये अच्छी तरह से इतना दे नहीं रखा है डिफाइन करके, लेकिन चलो अब अपने को ये जो है मैं आपको बता देता हूँ इसको। इसके नोट्स बना लेना, लिख लेना उसके आगे, फिर मैं आपको वैश्वीकरण वाला टॉपिक है जो पढ़ाऊंगा। देखो, स्थायी बंदोबस्ती या बंदोबस्त, ये क्या होता था? सुनो ध्यान से। स्थायी बंदोबस्त की अगर अपने बात करें तो एक अंग्रेज था, तो ये जो शुरू की उस अंग्रेज का जो नाम था वो था लॉर्ड, हाँ, उस अंग्रेज का जो नाम है वो याद रखना कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है शुरू की गई। इसने किस प्रकार से जो है ये व्यवस्था शुरू की? कॉर्नवालिस जो है इन्होंने ये बात बोला कि लगान जो है वो 10 वर्ष के लिए स्थायी कर दिया जाएगा। लगान जो है 10 वर्षीय लगान जो है वो व्यवस्था इसने क्या कर दी? शुरू। तो याद रखना 10 वर्षीय, 10 वर्षीय लगान व्यवस्था को शुरू किया, लगान व्यवस्था को क्या किया? व्यवस्था को शुरू। तो 10 वर्षीय लगान व्यवस्था को क्या किया इसने? शुरू किया। ये बात जो है वो याद रख लेना, है ना। 1793, बहुत बढ़िया। 10 वर्षीय लगान व्यवस्था को जो वो क्या किया? शुरू। और 10 वर्षीय ये जो लगान व्यवस्था थी, याद रखना ये स्थायी रूप से शुरू की गई थी। स्थायी को मतलब क्यों है कि देखो ये जो टैक्स वगैरह शुरू करते थे ना, तो कम से कम 10 वर्ष तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 10 साल तक उनका स्थायित्व जो बना रहेगा। अच्छा, जैसे मान लो कोई एक भाग कर दिया कि इतना % भाग जो है वो जमींदारों को मिलेगा, इतना % भाग जो है सरकार को मिलेगा, वो तय कर दिया था ना जो, तो वो 10 साल तक कम से कम रहेगा। क्योंकि ये 10 वर्षीय लगान व्यवस्था जो शुरू की थी वो कॉर्नवालिस ने की थी। और इसमें क्या था? इसके अंदर जो था वो क्या था? जो कृषि ऋण जो था वो कैसे बांटा इन्होंने? इन्होंने जो है वो कृषि ऋण को, या अगर अपने बात करते हैं ये जो पूरा इनका जो मामला था, ये जो जमींदार वगैरह ऋण लिया करते थे किसानों से, इसको किस प्रकार से बांटा? इन्होंने कहा कि मान लो 11/11 भाग है, 11/11 भाग जो है वो ऋण आएगा, जिसमें से क्या करते थे? जो 10/11 भाग जो है, 10/11 जो भाग ऋण है, 10/11 भाग जो ऋण है वो किन के पास जाएगा? वो सरकार के पास जाएगा। ये इतना भाग जो ऋण है, इतना भाग जो ऋण मत टैक्स, सॉरी ऋण नहीं टैक्स, ये टैक्स की बात कर रहा हूँ, ऋण की बात नहीं है, टैक्स की। तो 10/11 भाग टैक्स तो जाएगा सरकार के पास, और 1/11 भाग है वो जाएगा जमींदारों के पास। वो किसके पास जाएगा? जमींदार का। गुरुजी जमींदार कौन होता? तो देखो क्या था कि ये व्यवस्था ऐसे थी कि अंडर नीचे नीचे जो है वो कौन हुआ करते थे? नीचे होते थे किसान। किसान पूरे जी तोड़ से काम किया करते थे बेचारे। उसके बाद बिचौलिए हुआ करते थे, बिचौलिए में आएगा जमींदार। जमींदार जो वो क्या होते थे? बिचौलिए। और इनके ऊपर जो थे वो थी सरकार, और सरकार कौन सी? ब्रिटिश। अब क्या होता था कि जो किसानों से कर लिया करते थे जमींदार, जमींदारों से कर कौन लेते थे? सरकार।
इसका मतलब किसानों से टोटल कर लिया, उसका एक भाग इनके पास रहता था और 10वां भाग जो है, यानी टोटल 11 भाग में एक भाग इनका और 10 भाग जो है वो सरकार के पास जाया करता था। तो यह 10 वर्षीय जो व्यवस्था है वो कॉर्नवालिस द्वारा जो है शुरू की गई। 1/11, हाँ 1/11 है वो किसान। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 1/11 भाग है वो आप देखो जमींदारों के पास, है ना, ये टैक्स लिया करते थे इनसे, है ना। राम राम भाई बबलू, बाबूलाल सॉरी। चलो, तो ये बात जो है वो आपको याद रख लेनी है, रेजा की ध्यान में। इसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं तो शुरू ये याद रखना। दूसरी बात, भूमि पर जो वास्तविक अधिकार हुआ करता था ना वो जमींदारों का था। तो लिखो, भूमि पर वास्तविक अधिकार जमींदारों का हुआ करता था। भूमि पर वास्तविक अधिकार, ये प्रश्न आएगा कि भूमि पर वास्तविक अधिकार किनका था, अंग्रेजों का था, किसानों का था या जमींदारों का था। तो भूमि पर वास्तविक जो अधिकार था, भूमि पर वास्तविक अधिकार जो था वो किनका था, अंग्रेजों का। भूमि पर वास्तविक जो अधिकार था वो किनका था, अंग्रेजों का, सॉरी, भूमि पर वास्तविक जो अधिकार था, अधिकार जमींदारों का था, जमींदारों का था, जमींदारों का था। और ये जो अधिकार था ये इनका वंशानुगत अधिकार था। याद रखना, जमींदारों का ये अधिकार कैसा था, वंशानुगत। इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये था कि जमीन का पूरा मालिक जमींदार हुआ करता था। जैसे मान लो ये कोई जमींदार है, ये जो है ये कोई क्या है, जमींदार। और अगर इस जमींदार की मृत्यु होती है या ये जमींदार का पद जो है वो हटता है यहाँ से, तो जैसे किसान, ये जमींदार था, इसके मान लो 2 पुत्र हैं, तो ये जो भूमि थी, जैसे ये इतनी भूमि का अंडर एक जमींदार क्या आती थी, तो इस भूमि के 2 हिस्से हो जाते थे, ये दोनों पुत्रों में जो है वो बांट दी जाती थी, जिससे फिर जो वापिस लगान आएगी तो इधर वाले जो पूरे भाग का 1/10 जाएगा सरकार के पास, सॉरी 10/11 सरकार के पास, और इधर वाले का भी 10/11 भाग जो है सरकार के पास। ये सेम ही सिस्टम रहेगा, और 1/11 भाग जो है वो इनको मिलेगा। इस प्रकार से जो है व्यवस्था इन्होंने बटाई थी। ठीक है, तो ये बात रखना। तो भूमि पर वास्तविक अधिकार किसका था, ना तो अंग्रेजों का था ना किसानों का था, ये अधिकार था किनका, जमींदारों का। और जमींदारों की यहाँ व्यवस्था जो आपको देखने को मिलती है वो व्यवस्था कैसे देखने को मिलती है, वंशानुगत। कैसे देखने को मिलती है, याद रखना, वंशानुगत। फिर अंग्रेज जो लोग है एक कानून लेकर आए, अंग्रेज जो लोग है वो एक कानून लेकर आए, जिसे इसी के अंदर याद रखना है, उस कानून का नाम था सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून, इसके अंदर क्या था गुरुजी, अरे सूर्यास्त कानून बहुत डेंजर कानून हो, ये कानून में क्यों होता है मैं बताऊं मोटी मोटी बात। तो सूर्यास्त जो कानून था, सूर्यास्त कानून में क्या होता था कि जो जमींदार थे, जमींदारों को निर्धारित तिथि पर जो कर है या जो लगान है, सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से पहले जो है वो अंग्रेजों को देनी होती थी। सूर्यास्त से जो पहले है वो इनको क्या है, देनी होती थी। यानी मतलब पूरी लगान वगैरह का जो काम है वो सूर्यास्त तक ये कर लेंगे। ठीक है, सूर्यास्त से पहले जमींदारों को निर्धारित तिथि पर कर सूर्यास्त से पहले लेना होता था, लेना होता था। यदि मान लो कोई इस कर को लेने में क्या हो गया, असफल हो गया, अगर इस बात पर कोई भी असफल होता था तो उससे जमींदारी छीन ली जाती थी, जमींदारी जो है वो छीन ली जाती थी और कोई नए व्यक्ति को जमींदार बना दिया जाता था। फिर इसकी भूमि जो है वो भी छीन ली जाएगी, भूमि जो है वो भी छीन ली जाएगी। तो सुनो मेरी बात, सूर्यास्त कानून अंग्रेज लेकर आए थे। इसमें क्या था कि जो जमींदार वगैरह थे उसको जैसे तिथि दी होती है कि 30 तारीख को तुम जो है वो कर वगैरह सारा ले लोगे सूर्यास्त होने से पहले, 30 तारीख से पहले पहले। अब देखो एक मतलब जैसे किस्त आती है ना कि मतलब नहीं भरी तो प्लेंटी लग जाएगी, वहां तो प्लेंटी, यहाँ प्लेंटी भी नहीं थी। यहाँ अगर इन जमींदारों को बोला कि तो 30 तारीख के सूर्यास्त होने से पहले अगर तुमने हमें कर नहीं दिया ना तो इसका मतलब आप असफल माने जाओगे और आपसे जो जमींदारी है वो छीन ली जाएगी, जमींदारी जो है वो छीन ली जाएगी। ये बात कानून लेकर आए थे। ठीक है, तो ये बताओ इतनी बात समझ में आएगी। तो ये था अपना कौन सा कानून, स्थायी बंदोबस्त वाला। शुरू लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया, 10 वर्षीय लगान व्यवस्था शुरू की गई, स्थायी थी ये। और इसमें 10/11 भाग सरकार के पास, 1/11 भाग जमींदारों के पास। भूमि पर वास्तविक अधिकार जमींदारों का था
और इसके अलावा बात करें तो सूर्यास्त कानून, जमींदारों को निर्धारित तारीख पर जो है वो कर वगैरह लेना होता था, अगर नहीं लेते थे तो ये असफल माने जाते थे, जिससे जमींदारी इनकी छीन ली जाती थी। उसके बाद अपने जो है 2 नंबर जो है वो याद करेंगे, रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी उसको समझते हैं। देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया भाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है वो बिचौलियों को हटा दिया बीच में। रैयतवाड़ी में क्या किया, जैसे मान लो यहां पर है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार, ठीक है, आपको पता ना। फिर इनके पास जो टैक्स है वो कौन लेके आते थे, जमींदार, जमींदार, जमींदार। और जमींदार को आप ये भी बोल दो बिचौलिया, ये बिचौलिया का काम करता था, बिचौलिया, ठीक है। और उसके बाद अगर अपने बात करें तो यहां पर थे किसान। तो यहां कुछ जगहों पर क्या था कि इन जमींदारों को, बिचौलियों को जो वो हटाया गया था, ये नहीं होते थे। किसानों का सीधा जो संबंध था वो किन के साथ था, ब्रिटिश सरकार के पास। तो किसान जो है वो टैक्स जो है किसको दिया करते थे, सीधा जाके ब्रिटिश सरकार को देते थे। अच्छा याद रखना, यहां पर जो कर था, कर, कर जो है वो 1/2 भाग देना होता था, आधा भाग जो है वो कर देना होता था, ये बात आप याद रखोगे। कितना भाग जो है वो आधा भाग जो है कर जो है वो देना होता था। लगान उपज का जो है आधा भाग, यानी लगान के रूप में जो है, अच्छा कर आधा भाग किसका, उपज का, याद रखना ये उपज का, जितनी भूमि की जो उपजाऊ की है उसने, उसका कितना भाग देना होगा सरकार को, 1/2। सुनो मेरी बात, जी मान लो आप पूरी जमीन है, इससे मान के चलो उसने कुल 100 रुपए कमाए उपज से, कितने रुपए कमाए, 100। तो इसके अंदर वो 50 रुपए तो देगा किसको, अंग्रेजों को, और 50 रुपए खुद रखेगा। वैसे देखा जाए तो कुल मिला के उससे तो बढ़िया व्यवस्था है जो ऊपर पड़ी है अपने। अरे उसमें तो जमींदार बेचारा, ये उनके बेचारे किसानों से जमींदार और लूटता था, जमींदार जो है वो और लूटा करता था, या नहीं है। तो अब अंग्रेजों क्या पता किस प्रकार के से ये लूट रहा है, अंग्रेजों को तो बस अपना उनका जो 10/11 भाग था उनके पास आ रहा था, उनको क्या मतलब है कोई कैसे किस प्रकार से दे। तो बिचौलियों को यहाँ खत्म कर दिया गया था, ठीक है, याद रखना। तो ये जो व्यवस्था है गुरुजी, ये शुरू किसने की, रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था, इसकी अगर अपने बात करते हैं मेरे भाई, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था इसकी अगर बात करें अपने, इसको शुरुआत किसने की। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत है, शुरुआत वो की थी कर्नल रीड ने, कर्नल रीड ने, वह वह टॉम्स टॉम्स मुनरो ने। तो इन दोनों ने जो है, कर्नल रीड और टॉम्स मुनरो ने जो है, मुनरो के द्वारा जो है ये व्यवस्था शुरू की जाती है, कौन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कर्नल रीड व टॉम्स मुनरो के द्वारा जो है ये शुरू की जाती है, याद रखना, याद रख, बोलो इतनी बात हर ध्यान में रह जाएगी। एक बात फिर सुनो ध्यान से, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है इसमें क्या किया गया, बिचौलियों को हटाया गया, किसानों का सीधा संबंध ब्रिटिश सरकार से था, और किसान जो है ब्रिटिश को उपज का 1/2 भाग जो है टैक्स दिया करते थे। यह व्यवस्था की शुरुआत कर्नल रीड व टॉम्स मुनरो द्वारा जो है वो की गई थी। इतनी बात बताओ समझ में आई क्या। अब इसके बाद अंतिम और लास्ट पढ़ेंगे अपने मालवाड़ी को, मालवाड़ी व्यवस्था। मालवाड़ी व्यवस्था में क्या था, देखो मालवाड़ी का पहले तो बात करते हैं अपने इसकी शुरुआत की। तो इसकी जो शुरुआत है वो की जाती है ऑल्ट मैकेंजी के द्वारा, इसके द्वारा हाल्ट मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी के द्वारा, हाल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है इसकी क्या की जाती है, शुरुआत के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की जाती है। एक तो वो प्रश्न याद रखो। दूसरा प्रश्न की अगर मैं थाना बात बताऊं तो दूसरा प्रश्न आपको जो है वो याद रखना है, एक तो ये हो गया, और दूसरा प्रश्न जो है वो याद रखना है कि मालवाड़ी का अर्थ जो होता है वो होता है जागीर या गांव, जागीर या गांव। तो इसका मतलब है कि यह गांव के मुखिया से कर लिया जाता था, गांव के मुखिया से, गांव के मुखिया से लगान ली जाती थी, लगान ली जाती थी। इसका मतलब क्या है, यानी गांव को मुखिया को आठ है सब कुछ हो, कि गांव का जो मुखिया होता था ना वो क्या है, किसानों से टैक्स वगैरह ले लिया करता था, वो टैक्स लेकर क्या है अंग्रेजों को दिया करता था। पहले अगर बात करें, पहले पूर्व में ये जो लगान व्यवस्था थी, अगर इस व्यवस्था की अगर अपने बात करते हैं कि पूर्व में ये जो लगान व्यवस्था थी पूर्व में, और बाद में इस लगान व्यवस्था को कैसे किया गया,
शुरू शुरू में ये 2/3 देना होता था अंग्रेजों को, तो अंग्रेज लगे कि यार थोड़ा ज़्यादा करें इनको, वरना फिर ये जो गांव का मुखिया वो ज़्यादा किसानों से लूट मार करने लग जाएगा और फिर किसान जो ढंग से काम नहीं करेंगे। तो बाद में इस व्यवस्था को 1/2 भाग जो है वो किया गया टैक्स के रूप में। तो पहले जो है वो इस गांव के मुखिया से कर कितना लिया करते थे, जितनी भी इनके पास इनकम जो इकट्ठी होती थी उसका 2/3 भाग, लेकिन बाद में इसको कितना कर दिया, 1/2 भाग कर दिया। यानी सुनो मेरी बात ध्यान से, 2/3 ज्यादा होता है या 1/2? तो 1/2 कम होता है, 2/3 ज्यादा होता है। पहले ज्यादा था, पहले ज्यादा था कर लगान, बाद में थोड़ी कम की। कैसे गुरुजी? जैसे मान के चलो 100 है यहाँ, तो 100 का 2/3 अगर हम निकालेंगे तो ये 3 का भाग देंगे, यहाँ आएगा 33, 33 से गुणा करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 66। अगर हम 100 का 1/2 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हाफ, 50। तो यानी 50 ज्यादा या 66? तो इसका मतलब है पहले ज्यादा था, बाद में क्या किया गया, कम किया गया। ये बात आप ध्यान में रख लेना। तो इसके अर्थ की बात करें मालवाड़ी, इसका अर्थ होता है जागीर या गांव के मुखिया से लगान ली जाती थी, जिसे अपने इस प्रकार से पढ़ेंगे। बोलो। इसके अंदर कृषि को भूमि बेचने और गिरवी रखने का अधिकार होता था। ये बात प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहां कृषकों को कृषकों को भूमि बेचने भूमि बेचने व गिरवी रखने का अधिकार था। बेचने व गिरवी रखने का अधिकार था। भूमि बेचने भूमि बेच भी सकते थे ये और गिरवी भी रख सकते थे, ये अधिकार जो इनको दिया गया था। तो ये बात याद रखना। और यहां पर याद रखना, यह जो टैक्स का निर्धारण किया करते थे वो मानचित्र की सहायता से। तो लगान का तय करने के लिए मानचित्र का प्रयोग करते थे, याद रखना। लगान को हाँ, लगान को तय करने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया करते थे। मानचित्र का प्रयोग करते थे। यानी कोई गांव को नक्शा मान लो, तो ये नक्शा ले लिया, उसमें कहते थे कि भाई इधर इस भाग पे कृषि हो रही है, इस भाग पर ये काम हो रहा है, तो यहाँ इस प्रकार से टैक्स लगेगा, यहाँ इस प्रकार से। तो ये मानचित्र या नक्शे का जो है वो प्रयोग किया करते थे। ये बात आपको याद है, रख लेनी है। राम राम। ठीक है भाई, इतनी बात आप सभी प्रिय साथियों को समझ में आई क्या है? इतनी बात समझ में आई क्या रहे? अच्छा, जो मेरे प्रिय साथी मैं बता दूं, अपने पूरे इकोनॉमिक्स का कोर्स आपको करवाएंगे पूरा कंप्लीट। इसकी प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, तो बाकी क्लासें आप जाकर वहां देख सकते हो। रीट की वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करवाई है, तो जो साथी मान लो आज ये क्लास देखने पहली बार आया है तो वो जाकर वहां देख सकता है। और चैनल को जिस जिस साथी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले काम हो कर लियो। इसका कोई चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा कौन लगा थर लियो वाला रहा। बस इतना ही है कि इसको सब्सक्राइब कर लो। लगान को तय करने के लिए मानचित्र का प्रयोग करते थे, तो ये महालवाड़ी प्रथा थी। ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। बोलो, इतनी बात हर ध्यान में रेजा की के। तो अब आप टॉपिक वो शुरू करा जो अपना आज टॉपिक है, उदारीकरण। टॉपिक का जो नाम है आज अपना भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो टॉपिक का नाम क्या है? उदारीकरण। निजीकरण व उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, व वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आज अपने जो है इस टॉपिक की बात करेंगे। तीसरा टॉपिक शुरू हो चुका है, 2 टॉपिक मैंने करा दिया आपके इकोनॉमिक्स में। ठीक है मेरे भाई लोगों, चलो। उदारीकरण निजीकरण पहला थोड़ा सा आप पीछे चला, 1947 से हम पढ़ते हैं। देखो, 1947 में अपना देश जो आजाद हुआ, तो 47-48 के आसपास की बात बताऊं, तो यहां पर भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। देखो, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था यहां देखने को मिलती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। सर जी, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप ये मान के चलना, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप जो है ये बात मान के चलना कि इसके अंदर एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आएगी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और इसके अलावा अगर अपने बात करते हैं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था।
इसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजी, गुरुजी पूंजी को मतलब, पूंजी का मतलब आप ये मान के चलो कि इस पर यानी जो उपज हो गया, जो उपभोग हो गया, उसके ऊपर नियंत्रण जो होता था वो स्वामी का होता था, जो निजी होता था। सरकार का कोई नियंत्रण यहाँ पर नहीं होता था। नियंत्रण हो गया स्वामित्व का अधिकार, जो निजी व्यक्ति को या निजी फर्म को है, वो हुआ करता था। तो उत्पादन के साधनों पर जो नियंत्रण है, लिखो, उत्पादन या उत्पादों के साधनों पर नियंत्रण व स्वामित्व का अधिकार, स्वामित्व का अधिकार जो था वो प्राइवेट सेक्टर को था। अधिकार निजी व्यक्ति या कोई समूह व्यक्तियों का हो गया, वो था, उनको अधिकार था। और इसका जो उद्देश्य था, इनका जो उद्देश्य था वो बता देना। और वैसे का ये जो काम था वो किस प्रकार से ये काम किया करते थे वो बता देना। सुनो, अगर अपने बात करें उद्देश्य, तो इनका उद्देश्य था लाभ कमाना। इनका जो उद्देश्य था वो क्या था? लाभ कमाना। और ये काम करते थे मांग के नियम पे। जो मांग होगी उसकी आपूर्ति करेंगे। मांग की क्या करेंगे? आपूर्ति। जैसे मेरी बात सुनो, बाजार में किसकी मांग है? अब बाजार में जैसे मांग है, मान के चलो कपड़ों की, तो कपड़े बनाओ। बाजार में मांग है मान लो बर्तनों की, तो बर्तन बनाओ। बाजार के अंदर मांग है मान लो लाइट की, ट्यूबलाइट की, तो ट्यूबलाइट बनाओ। इस प्रकार से मांग के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। ठीक है, एक जैसे मैं बात बताता हूँ। अब तो एक चीज देखो, आज को वर्तमान को बाजार में था ना, पूंजीवादी देखने मिलेगा, बहुत ज्यादा है पूंजीवादी अब तो। कैसे? देखो, पहला जो है नाई वगैरह की, सैलून वगैरह की दुकान इतनी ज्यादा मिलती नहीं थी। आजकल गली गली में नाई की दुकान है, गली गली में ब्यूटी पार्लर है। क्यों? क्यों हुआ ऐसा? इसीलिए क्योंकि आजकल जो है, लड़के हो या लड़की हो, ये देखो ऐसे कटिंग कराएंगे, ऐसे बालों में हाथ मारेंगे, तो फिर अब दाढ़ी रखेंगे ऐसे करवा कर, तो उनके अब पांचवा चौथा दिन दाढ़ी बधावे, 15वां 20वां दिन बाल बच जाए, तो फिर अब लोग फिर देखो खर्चा कितना। पहला कोई 30 रुपए 20 रुपए में कटिंग करा लिया करते थे, बढ़िया 50 रुपए ले लो ज्यादा से ज्यादा। अब लोग लगाते हैं भाई साहब 700 700 800 रुपए बालों पर। भाई क्यों नहीं खुलेंगे? सैलून खुलेंगे ही, है ना? तो क्या है उनका उद्देश्य? क्या? लाभ कमाना। तो मांग के हिसाब से काम कर रहे हैं, है ना? तो अब ब्यूटी पार्लर गली गली में क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग खूबसूरत बनने के चक्कर में जो वो निकल चुके हैं घर से बाहर, तो इसीलिए जो ब्यूटी पार्लर गली गली में मिल जाएंगे। अच्छा, समाजवादी इकोनॉमी के अंदर क्या देखने को मिलता है? यहां पर अगर अपने बात करेंगे समाजवादी में अगर बात करेंगे तो उत्पादों के साधनों पर नियंत्रण व स्वामित्व का अधिकार, स्वामित्व का स्वामित्व का अधिकार सरकार को होता है। का अधिकार यहां सरकार के अंडर में चलती है भाई, ये अधिकार सरकार को होता है। सरकार को का अधिकार सरकार को होता है, तो इस पर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होता है? सरकार का। इनका जो उद्देश्य होता है ना, इनका जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना नहीं होता है। इनका जो काम होता है पता है क्या होता है? इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। लाभ कमाना नहीं है, तो इनका काम क्या है सर? इनका जो काम है वो है कल्याणकारी राज्य बनाना, कल्याण करना, कल्याण करना जनता का भी, और उस जिस क्षेत्र की बात हो रही है, यानी जैसे भारत देश है तो इसका कल्याण करना। कल्याण को मतलब है कि वहां की जनता एक सभी व्यवस्था से जो है वो कुशल रहे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कल्याण करना इसका उद्देश्य होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था समझ गया क्यों है? ये सरकार के नियंत्रण में होती है, और लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है, और इनका उद्देश्य होता है कल्याण करना। अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? इसका ये निजी व्यक्ति के हाथ में होती है, इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और ये जो है वो मांग के नियम पर काम करती है। जो मांग होगी उसकी आपूर्ति करवाएगी, मांग होगी उसकी आपूर्ति जो है वो आपको करवाएगी। फटाफट से नोट डाउन करो, एलपीजी 1991 सब पढ़ेंगे मेरे भाई अनिल, है ना? सब पढ़ेंगे। मैंने ये कहानी आजादी से शुरू कर दी क्योंकि अब अंग्रेजों को हमने बाहर निकाल दिया है 1947 में,
उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्यों आया, किस प्रकार से। अच्छा, अब ये व्यवस्था आपने देखी पूंजीवादी और ये मिश्रित व्यवस्था चल रही थी। अभी भी भारत ने क्या कर रखे थे, भारत ने विदेशी व्यापार को रोक रखा था। इतना ज्यादा विदेशी व्यापार नहीं होता था क्योंकि गांधी जी 1900 ऐसे आंदोलन में बोलिया कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। तिलक जी की मृत्यु होती है तो 1 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया था उसमें, 1 करोड़ रुपए का, और 1 करोड़ रुपए के चरखे लाए थे और चरखे जनता में वितरण किए, क्या कि अब यहाँ से आप कपड़े बुनोगे और इसको पहनोगे, ठीक है। कोई भी ब्रिटिश से सामान नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये लोग आए किस लिए थे, यहाँ सामान बेचने के, वहां से अमीर हो गए, यहाँ से अमीर देश हो गए, यहाँ पर बेच बेच कर और हम पर राज किया इन्होंने। तो अब कोई भी इनका सामान जो है वो नहीं खरीदेगा, इनको यहाँ से बाहर भगाना है अब। तो आप ये इसका परिणाम देखते हो कि भारत ने ना तो कोई विदेशों से कोई संबंध बनाए व्यापार के, आयात, हाँ वो आयात ज्यादा कर रहे थे विदेशों से चीजों को, लेकिन निर्यात जो उनसे हो ही नहीं रहा था कुछ, है ना, ये भी कुछ कारण रहे थे, है या नहीं है। हाँ सर, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हो, आपको बहुत बहुत आभार। गीता सेन, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी रात को जो है वो क्लास मेरे साथ जुड़कर देख रहे हो, आपका भी बहुत बहुत आभार। ठीक है चलो, अब आपा एक बात जो बात समझा वो कब, अब अपने बात समझते हैं 1980 से के दशक के बाद की। 1980 और 90 के दशक में घटना क्या होती है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसमें अकुशलता आ जाती है। क्या 1980 1980 और 90 के दशक के अंदर घटना क्या होती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अकुशलता आ गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या आ गई भाई, व्यवस्था में अकुशलता की, क्यों आई समझो, में अकुशलता आई, अकुशलता, अकुशलता आ गई। देखो, अब भारत इतनी बेहतर चीज जो है वो निर्माण नहीं कर रहा था, प्लस भारत ने जो है वो ऋण वगैरह भी बहुत ज्यादा ले लिए थे दूसरे देशों से, ऋण वगैरह भी ज्यादा ले लिए थे, और भारत में जो वो एक स्थिति ऐसे बनी कि यहाँ पर व्यापार घाटा जो है वो बहुत ज्यादा होने लगा, व्यापार घाटा जो है वो बहुत ज्यादा होने लगा। इसका मतलब है कि ये लोग निर्यात तो ज्यादा करते थे, निर्यात सॉरी आयात तो ज्यादा करते थे, यानी खरीदते ज्यादा थे, आयात का मतलब होता है खरीदना, आयात तो अधिक किया करते थे, लेकिन इनसे निर्यात इतना नहीं होता था, निर्यात जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता था, निर्यात जो है वो इतना ज्यादा, निर्यात जो था वो क्या था, कम था। अब सोचो, आयात खरीद ज्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं, तो इसमें घाटे की स्थिति है कि व्यापार के अंदर क्या देखने को मिलेगा, घाटा ही देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मान लो कोई परचून की दुकान की, या मान लो अपन ने कोई कपड़े की दुकान की, अब हम प्रतिदिन उसके अंदर, या मान के चलो 2 लाख रुपए का उसमें सामान डाल लिया हमने, और प्रतिदिन ये मान के चलना कि हम 5,000 रुपये खर्चा लगा रहे हैं, 5,000 हम प्रतिदिन खर्चा लगा रहे हैं, हमें जो है 1,000 रुपये प्रतिदिन जो मिल रहे हैं, 1,000 रुपये हमें मिल रहे हैं। अब हमने 2 लाख का सामान भर लिया, 5,000 हम लगा रहे हैं, हमें मिल कितने रहे हैं, 1,000 रुपये। तो श्योर है कि व्यापार के अंदर क्या होगा, घाटा होगा। व्यापार में क्या होगा, घाटा। तो इस प्रकार से व्यापार में यहाँ क्या हो रहा था, घाटा। अब आपको मैं बताता हूं कि ये दशक ऐसा था कि भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 2 सप्ताह के पैसे बचे थे, कि 2 सप्ताह और वो खा सकता था, उसके बाद भारत एक बहुत भयंकर कंगाली के दौर से जो है वो गुजरने वाला था। भारत बहुत भयंकर जो है कंगाली के दौर से जो है वो गुजरने वाला था। तो अपने आरबीआई गवर्नर जो है, अपने 1900 लगभग मान के चलना, अपने आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है 1982 से 85 में आरबीआई गवर्नर रहते हैं। सर इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन की क्लास ले आओ आप प्लीज। मैं अकरम भाई ये बता, मैं एक क्यों यार, क्या क्या कराऊं। मैं राजस्थान भी आपको पढ़ाता हूँ, राजस्थान जियोग्राफी पढ़ाता हूँ, इतिहास भी पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, और वर्ल्ड जियोग्राफी भी करा रहा हूँ। अब 4 4 क्लास एक साथ शुरू कर रखी है। अब ना तो फिर अब एक जना और कह देगा गुरुजी पॉलिटी शुरू कर दो। थोड़ा सा मेकनी देख लो थे यार, रात ने टाइम हो गया 12 बज गए 7 मिनट, और फिर भी देख यार। अब तुम मेरे थे तो ये सोचो कि तुम ना बस इतना ही लगा कि आप जैसे आप अपनी स्थिति में हो ना, मुझे भी शायद ऐसा ही महसूस कर रहे होगी, गुरु जी भी कि ऐसा ही होगा। मैं सवेरे थाना बताऊँ पहली क्लास लगाऊँ 8 बजे, सॉरी 10 बजे, और 10 बजे लेके रात में 8:30 बजे तक मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, और फिर यहाँ 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक यहाँ पढ़ाता हूँ। है नहीं, उसके बाद और भी पढ़ना होता है, काम जो और भी हैं सब करने हैं, है ना। तो वो बात है मेरे भाई, समझ यार बात, थोड़ी सी फीलिंग समझ। और आज तो मेरा वो स्कूल कॉलेज में लेसन भी था, तो देख लियो मैं सवेरे आज 8 बजे को गेट हूँ कॉलेज में, देख लियो थे। समझ में आओ बात, क्या गुरुजी थे कॉलेज में हो गया। हाँ तो मेरी बीएड फर्स्ट ईयर चल रही है अभी, बीएड। अच्छा आज था ना कॉलेज की बात आऊँ, तो क्या था कि जी हाँ, सारा लेसन लेवा, क्योंकि फाइनल लेसन था फर्स्ट ईयर में होते हैं, आपको पता ही है बीएड में।
तो क्या है कि लेसन ले रहे थे। अच्छा मैं था नहीं बताओ तो कितो बड्डो लागू था ना मैं, अरे ज्यादा उम्र उम्र तो कौन लागे था नहीं है ज्यादा कि कहो गुरुजी थे 30 साल को। अरे मैं थारा आण को यूं ज्यादा बड्डो को नहीं हूँ, बस ये है कि पढ़ावा टेम सिर ला गया, बस मास्टर बन गया टेम से, है को नहीं। वह बात है कि कम उम्र में बढ़िया पढ़ ला गया आपा, शानदार पढ़िया, तो वो है बस ठीक है बढ़िया। चलो तो फिर क्या आज मैं पढ़ाया तो सारा ये नर्वस सा बच्चा बेचारा, मेरा पहला 3 4 रोल नंबर हो रहा, तो बे पढ़ा के गया बेचारा नर्वस सा। तो वो मतलब कहीं वही है कि शुरू शुरू में पहली बार नए नए लोग आए हों, ठीक है, 2 टीचर बैठे थे और बच्चों की 50 एक बच्चा बैठे क्लास में, भरी हुई क्लास थी, तो पॉसिबल नहीं रहता है, स्थितियाँ ठीक नहीं रहती है। तो फिर क्या हुआ, तो मेरी बारी आई, कहा आओ भाई, अब मैडम सोची क्या ये भी सही होगा टाबर सारा ही से, तो मैं आगे मेरे इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट, तो मैंने वहाँ लिखा मुद्रा एवं बैंकिंग। ए देख तेरी, मैंने ऐसे 3 क्षेत्र बना के बढ़िया शानदार तरीके से बोर्ड को भर दिया। मैडम देखती की देखती रहेगी, सारों को कह रही थी 4 4 5 5 मिनट में कि बैठ जाओ बैठ जाओ। मेरा मैडम ने 17 मिनट लेक्चर सुना और 17 मिनट बाद आगे कहेगी इधर आओ। मैं गया, कहा भाई इसके लिए तालियां बजाओ, तो ताली तुली बजाई। बोलो यार पढ़ावा तो सच्ची बढ़िया, आज ये मैडम प्रोफेसर लगी हुई, इन्होंने ये बात बोली है। फिर मैडम हाँ बात बोली, क्या एक बात बताऊं, आपके अंदर ये स्किल बहुत अच्छी, आप पढ़ाते अच्छा हो, तो आप कहीं पढ़ा लिया करो, पार्ट टाइम जॉब कर लिया करो। मैं मैडम ने क्या बताऊं, चलो हाँ कर देंगे कोई बात नहीं अकरम, कोशिश करेंगे भाई। चलो देखो, अब 1980 और 90 का जो दशक था वो भारत का बहुत है, बस इतना ही पीछा बचा। अब 2 सप्ताह बाद अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और पास में और भी उसके सलाहकार वगैरह बैठे थे, तो बात चल रही थी कि यार करा के रुपए खत्म हो गए। उन्होंने कहा भारत के बैंकों में सोना बहुत है, यहाँ से अपने सोने पर लोन ले लेते हैं, दूसरे देशों से सोना गिरवी रखकर वहां पर उनसे लोन ले लेते हैं, ये बात बोली। तो इन्होंने अपने 1% भी नहीं सोचते हुए उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, 20,000 किलो सोनो अभी टाइम, 20,000 किलो जो है वो सोना दिया। 20 किलो था, 20,000 किलो, 20 के था, 20,000 किलो ही हो, वो सोना दिया। 20,000 किलो सोना हमने दिया और उससे ऋण लिया, और उसका ऋण लेकर जो है वो भारत में काम चलाया, लेकिन वो भी फिर एक ना एक दिन तो खत्म होना था। फिर हमने दूसरी बार 47,000 किलो सोना जो है, या जापान वगैरह ये दूसरे देश ना उनमें भेजकर ऋण लिया। और ये जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पर, इंदिरा गांधी जी को हवाई अड्डा नहीं दिल्ली में, तो वहां ये जो है हवाई जहाज में जब ये सोना भरा जा रहा था, तो एक पत्रकार था उसकी निगाह पड़ी, पत्रकार कहा कि भाई क्या बात है ऐसा इसमें, यहाँ कोई चेक भी नहीं कर रहे हैं ना कोई और बात हो रही है, ये किस प्रकार से जो है वो लेकर जा रहे हैं। तब ये बात हुई, हाँ उसने फोटोएं खींची रात को, और यहाँ बड़े बड़े सुबह अखबारों के फ्रंट पेज पर वो बड़ी बड़ी खबरें छप गई कि भारत से सोना जो है, क्योंकि ये लोग भारतीयों को बात नहीं बताना चाहते थे। सरकार क्यों नहीं बताना चाहती थी भारत वालों को, इसलिए क्योंकि अगर सरकार भारतीय को ये बात पता लगती है कि बैंकों के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है, तो ये मान के चलना जो भारत के लोग थे जिन्होंने बैंक में पैसा जमा करवाया हुआ था, तो वो अपना जो पैसा वो निकलवा लेते। आगे भारत का पैसा को नहीं, तो बैंक, क्योंकि उनको लगा था बैंक क्रैश होंगे, तो वो पैसा निकलवाने के लिए जाते ही वहां, है ना। इसलिए भारत जो सरकार है वो भारत इनको भारतीयों को बता नहीं रही थी कि हम ऐसी घटना से गुजर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ चुनाव होते हैं और यहाँ राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री, आपको पता थे ही, तो राजीव गांधी जी को जो है वो हत्या होती है, राजीव गांधी जी को मरवा दिया जाता है। उसके बाद 91 में 90 के अंदर ये मान के चलना कि यहाँ पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, पीवी नरसिम्हा नरसिम्हा राव की जो है वो, नरसिम्हा राव की क्या बनी सरकार, पीवी नरसिम्हा राव की जो है वो क्या बनी सरकार बनी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि यार देखो भारत जो है जिस स्थिति से गुजर रहा है ये मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे इस स्थिति को सुधारना। ये कांग्रेस के थे और राजीव गांधी जी भी कांग्रेस के थे। तो पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि भाई ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, मुझे आवश्यकता है, मुझे मिलाओ आप एक शानदार अर्थशास्त्री से, मुझे मिलाओ एक शानदार अर्थशास्त्री से, मैं उसे वित्त मंत्री का पद दूंगा। और वो अर्थशास्त्री इनको मिले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन। और अर्थशास्त्र के अंदर मनमोहन सिंह का नाम ना हो ही नहीं सकता, मनमोहन सिंह। और ये भले मानस भले आदमी, इन दोनों ने मिलकर जो है, आप विश्वास नहीं करोगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का काया पलट दिया था। इन्होंने जो है मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या पलट दिया था, काया पलट दिया था। अरे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ एमडी जाट भाई, बता नहीं सकता, समझो बात को, है ना। चलो आगे, तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार, अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद अगर अपने बात करें आगे, उसके बाद अगर अपने आगे बात करें,
तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद रखियो बात था ना, पहला तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बताऊं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की यदि मैं आपको बात बताऊं तो इसके बारे में आपको क्या क्या बातें जो है वो याद रखनी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर बात बताऊं तो इसका जो टाइम है वह याद रखना 1982 से 85, 1982 से 1985। फिर याद रखना 1985 से 1987, 1985 से 1987। उसके बाद याद रखना 1990 से 1996, 1991 से, सॉरी 91 से लिखो, 1991 से 1996, 1991 से 1996। फिर 2004 से 2014 तक इन्होंने ये जो है कार्यभार संभाले। क्या क्या कार्यभार संभाले आपको पता है? ये जो है सबसे पहले यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर नियुक्त होते हैं। आरबीआई के गवर्नर जो है वो नियुक्त हुए, गवर्नर जो है वो नियुक्त हुए। आरबीआई, आरबीआई बैंक है भारत में केंद्रीय जो बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बाप जो आरबीआई है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 में हुई, और जिसका मुख्यालय जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? मुंबई में, मुंबई में। क्लियर? तो भारतीय आरबीआई के गवर्नर जो है वो बने 1982 से 85। फिर 85 से 83 योजना आयोग चलता था ना, योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना कब हुई बताना? 1950 में। तो योजना जो आयोग था, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। योजना आयोग के क्या रहे भाई? उपाध्यक्ष जो है यहाँ पर रहे थे ये। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ बने थे वित्त मंत्री। यहाँ इस काल के दौरान जो है वो क्या बने? ये वित्त मंत्री, फाइनेंशियल जो मिनिस्टर है वो बने। उसके बाद यहाँ पर जो है वो देखने को मिला इनको पद प्रधानमंत्री। 2004 से 2014 तक 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और 2014 के बाद इन्होंने गद्दी जो है वो सौंप दी किसको? ये भारत में प्रधानमंत्री गद्दी ये सौंपी नरेंद्र मोदी को। ठीक है, ये बात आप याद रख लेना। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये बात। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और उन पीवी नरसिम्हा राव ने जनता के सामने जिस दिन ये बने पदों पर बैठे, उसका अगला दिन टीवी पर आ गए जनता के सामने और बोला कि भारत इस स्थिति से जुझक रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब हम जो है इस प्रकार का जो है गेम खेलेंगे, यहाँ पर इस प्रकार का जो है वो जो है एक तरीका अपनाएंगे जिससे भारत जो है वो उभर आएगा, भारत जो है वो उभर आएगा। तब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है वह विश्व बैंक, विश्व बैंक, तब भारत ने क्या किया? विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, वह अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से याद रखना, विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से $7 बिलियन, अरे बिलियन को मतलब कि तो है 7 अरब, 7 अरब जो है, $7 अरब का जो है वो क्या लिया? ऋण लिया, डॉलर का ऋण लिया, डॉलर का ऋण। अच्छा, इन्होंने जो ऋण दिया, ऋण लिया, भारत ने इतना ऋण लिया था क्योंकि भारत चाहता था कि एक बार अगर हम अर्थव्यवस्था को सुधार देंगे ना, उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आने देंगे। तो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये बोला कि भारत अपनी जिद पे हट जा कि हम विदेशों से व्यापार नहीं करने देंगे, अगर आप उनसे व्यापार करोगे, आपसे वो करेंगे, तो एक जो व्यवस्था है वो बनी रहती है। तब विश्व बैंक और इसने कुछ शर्तें रखी। इसने कहा इस शर्तें को अगर आप स्वीकार करते हो तो हम आपको $7 अरब जो रुपए है वो देने को तैयार हैं। तो ये बोला बता भाई क्या शर्तें हैं? तो यहाँ पर जो शर्तें रखी गई, बस ये लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे आज की क्लास में, कौन कौन सी शर्तें रखी गई। अच्छा, एक मेरा प्रिय साथी कह रहा था गुरुजी क्लास रखो 1.5 घंटे की, 1 घंटे की। यार 1.5 घंटा 1 घंटा बहुत बड़ा हो जाता है, देखो फिर आपको समझ नहीं आएगा, ज़्यादा बड़ी क्लास कर देंगे ना, क्योंकि एक साथी की जो कैपेसिटी होती है ना वो 45 मिनट, 40 मिनट, इससे ज़्यादा फिर वो ऐसे है कि तो टुकड़े में देखोगे तो टुकड़े वैसे ही हो जाएंगे इसके, है नहीं। इतना 1.5 घंटा अगर आप एक चीज़ों को देख रहे हो लगातार, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो चीज़ याद होगी, है या नहीं? तो वो बात है मेरे भाई। शर्तें क्या रखी? पहली बात कि भारत में जो है उदारीकरण लेकर आओ। क्या लेकर आओ? उदारीकरण, यानी सरकार उदारीकरण करेगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा। सरकार क्या करेगी? सरकार, शर्तें क्या थी? सरकार उदारीकरण करेगी, एक तो उदारीकरण करेगी, उदारीकरण को मतलब वो सरलीकरण करेगी। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि कोई प्रक्रिया उसको सरल कर देना, सरल कर देना, उसे बोलते हैं उदारीकरण। जी हाँ, मान लो एक प्रक्रिया थी लाइसेंस की, लाइसेंस बनवाना होता था, वही व्यक्ति जो फर्म वगैरह स्थापित कर सकता था। क्या बनवाना होता था? लाइसेंस।
तो इस लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया, लाइसेंस जो है उस प्रक्रिया को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उदारीकरण का मतलब अब ये सरल बना दिया, ताकि पहले लोग डरा करते थे कि यार लाइसेंस में इनको इतने रुपए देने होंगे, फिर ये एक लिमिट क्षेत्र देते हैं कि आप व्यापार इतने में करोगे, फिर प्लस इतने ये थोपते हैं कि मन ही नहीं करता व्यापार करने का। और अब प्राइवेट सेक्टर कहाँ जाएगा, वहां जाएगा जहां उसे लाभ दिखेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अब ये इतना जो है काम इनको बता दिया करते थे, इतना सोप थोप दिया करते थे इन पे, तो इनका मन नहीं करता था। तो यहाँ उद्योग वगैरह इतने ज्यादा विकसित नहीं हो रहे थे। तो क्या होता है कि लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया। अब सिर्फ मादक पदार्थ होंगे ना, मादक पदार्थ जो होंगे या कीटनाशक जो पदार्थ है, या दारू वगैरह, शराब वगैरह, है ना, कोई तंबाकू वगैरह मादक पदार्थ वो हो गए, या कीटनाशक दवाइयां वगैरह होगी, उनके लिए ही सिर्फ लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी। अन्यथा आप कोई भी उद्योग वगैरह स्थापित करो, कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ये उदारीकरण हमें यहां देखने को मिला। और उन्होंने कहा कि भाई साहब सरकारी हस्तक्षेप, और यहाँ हमारी सरकार ने कहा कि भाई सरकारी हस्तक्षेप भी कम करना होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तभी तो खुल के काम करेगा, है ना। तो याद रखना, अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप को जो है कम करना, सरकारी हस्तक्षेप को अनेक क्षेत्रों में कम करना, अनेक क्षेत्रों में कम करना, कम करना। तो सरकारी हस्तक्षेप भी क्या हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों में कम हो जाएगा। सरकारी हस्तक्षेप जो वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद यदि मेरे दोस्त अपने बात करें आगे, सरकारी हस्तक्षेप को कम करना, और इसके बाद आप याद रखना, निजी क्षेत्र पर लगे जो भी प्रतिबंध है उनको हटाओ। जो प्राइवेट सेक्टर उन पे जो सरकार ने प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको भी हटाओ। निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध को हटाओ, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध को हटाओ, प्रतिबंध को हटाओ, को हटाओ। तो निजी क्षेत्र पर जो भी प्रतिबंध लगा रखे हैं आप उसको हटाओ। प्लस जो विदेश से व्यापार करने वाली जो प्रक्रिया आपने बंद की हुई है उसको शुरू करो, उसको शुरू करो। भारत और अन्य देश के बीच लगे जो विश्व व्यापार प्रतिबंध है उसको शुरू करो। भारत व अन्य देशों के साथ विश्व व्यापार पर लगे प्रतिबंध को, लगे प्रतिबंध को, भारत अन्य देशों के साथ विश्व व्यापार पर लगी प्रतिबंध को हटाओ या को खत्म करो। कि जो आपने प्रतिबंध लगा रखे हैं ना कि विदेशों से हम माल नहीं खरीदेंगे ना भेजेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। यहां से उधर से आप माल खरीदो भी और अपने वालों को खरीदने दो, और यहां से माल उधर भी भेजो, ठीक है, ये व्यवस्था करो। फिर तो बात बनेगी बढ़िया, और भारत जो है वो यहां से ऊपर आएगा। और वास्तव में वही हुआ कि उसके बाद का दिन और आज का दिन है, भारत ने कभी भी पैसों के मामलों में तंगी नहीं देखी। भारत के पास रियल में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत पैसा है भारत के पास। सरकार उदारीकरण करेगी, ये बात बोली, उदारीकरण का मतलब समझ गए हो, हर प्रक्रिया को सरल बनाएगी, उद्योग वगैरह करने की प्रक्रिया को। और सरकारी हस्तक्षेप को अनेक क्षेत्रों में क्या करेगी, कम करेगी। सरकारी हस्तक्षेप कम से कम रहेगा तो लोग खुल के काम कर पाएंगे। निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध हटाओ, और भारत और अन्य देशों के साथ विश्व व्यापार पर लगे प्रतिबंध उनको भी हटाओ। देखो, इसके बाद अगर अपने बात करते हैं तो पहली औद्योगिक नीति जो आई थी ना वो आई थी 1948 में, और अंतिम औद्योगिक नीति जो है वो आई थी 1991 में। अंतिम औद्योगिक नीति के अंदर, अंतिम औद्योगिक औद्योगिक नीति के अंदर जो है वो भारत की जो अंतिम औद्योगिक नीति 1991 में 3 शब्द आए। इसमें एक शब्द जो है वो उदारीकरण। उदारीकरण का मैंने आपको मतलब बता दिया है, सरल कर देना चीजों को। नंबर दूसरा जो शब्द आया वो था अपने पास निजीकरण। निजीकरण को मतलब क्या है, निजीकरण का मतलब है जो है फैक्ट्रियों को ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टरों की तरफ मोड़ना, जो भी काम हो उसको ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की तरफ मोड़ना, सरकार की तरफ मोड़ना कम थोड़ा। और तीसरा था वो था वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वैश्विककरण। वैश्विककरण, वैश्विकरण। तो ये 3 चीजों के जो जनक माने जाते हैं। अब इसके ऊपर जो काम किया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो है इनका क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। वाह भाई मेरे साथी क्लास सभी देख रहे हैं, वेरी गुड, इसका जनक माना जाता है।
अच्छा, अब मेरी एक बात मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना। उदारीकरण, अच्छा उदारीकरण आपको समझ में आ गया, निजीकरण आ गया। सर वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण को मतलब एक बार मोटे मोटे वे में समझ लो, लिखना मत यहाँ, यहाँ 3 शब्द लिखकर और ये बात लिख लेना। इसके बाद जो है वो हम अलग से इसको पढ़ेंगे अगली क्लास में शानदार तरीके से। सर का, सर क्या सिर्फ बुक से पढ़ना सही होता है या नोट्स बना के पढ़ना? क्या करें सर, प्लीज बताओ। गीता, मैं मेरा दिल की बात बताऊंगे, जो मैंने झेला है, जो मैंने देखा, वो बात बताऊं तो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है नोट्स बनाकर पढ़ना। किताबों का बार बार रिवीजन नहीं होता है। एक बार कोई किताब पढ़ लेते हो तो दूसरी बार क्योंकि किताबों में कहानियों टाइप लिखी होती थी, दोबारा नोट्स में अपने देखो। अब ये जो नोट्स हैं, मैं कितने स्वीट और शॉर्ट बनवा रहा हूँ, है ना, कितने सिंपल डॉक्टर बना। अब ये चीजें अगर आप एक जगह, पहली बात तो ये किताब में कहीं एक जगह नहीं मिलती है, क्योंकि मैं आपको कम से कम 3-4 किताबों का मैटर करवाता हूँ, तो ये एक जगह आपको नहीं मिलती चीजें। ठीक है, नोट से मैं आपको एक एक पर्सन दिखा दूंगा। तो यहाँ मेरा मानना ये है, आप कभी भी चाहे कोई राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, थ्योरिकल सब्जेक्ट कोई पढ़ रहे हो, चाहे कितना मर्जी बड़ा हो, आप उसके नोट्स बनाओ। अरे आपने तो वह कितना बड़ो है, यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं ना, वो खुद शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ऑप्शनल देख लियो नहीं ये, जैसे मान के चलो अभी अकरम जी कह रहे थे कि गुरुजी इंडियन हिस्ट्री पढ़ाओ। इंडियन हिस्ट्री आपने देखी है? मैंने यूपीएससी वाली इंडियन हिस्ट्री जो है वो पढ़ी हुई है। ठीक है, तो उसमें क्या है, मैंने प्राचीन ही पढ़ा था शानदार तरीके से। तो वैसे आधुनिक और मध्यकालीन मेरा एक बार पढ़ा हुआ है, लेकिन उस लेवल का तो मैंने प्राचीन ही पढ़ा था। और वास्तव में जब मैंने शुरू शुरू में पहली बार जैसे प्राचीन पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने उस लेवल का पढ़ा था प्राचीन। शायद मध्यकालीन की तो मैंने यहाँ किताब भी ला रखी है, वो आधी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, ज़्यादा मेरे से पढ़ी नहीं, कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही मध्यकालीन वाली, तो मेरे पास ये किताब भी पढ़ी, ये रही। ये इसमें मैंने वैसे ये देखो 28 जुलाई 2022, ये मैंने थोड़ी पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ी। देखो इसमें आपको दिखाता हूँ, मैंने मुगल काल इसमें पढ़ा था। ये देखो ये रहे, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, देखो पढ़ रखा। तो गुजरात अभियान वगैरह ये इसमें थोड़ा ही पढ़ा था, ज़्यादा इस किताब को नहीं पढ़ा गया मेरे से, क्योंकि थोड़ा सा स्थितियाँ हो जाती है। लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर इनको, तीनों ही पढ़ूंगा, तीन और विपिन चंद्रा वगैरह ये सब पढ़ूंगा। अच्छा, इसके अंदर क्या था मैंने बताऊँ, प्राचीन की जब पढ़ी थी ना, तो आपा जी पढ़ना प्राचीन काल में सिंधु घाटी, है ना, हरियक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये कुषाण वंश वगैरह, गुप्त काल पढ़ते हैं। अब अपनों ने कितना पढ़ा है, सिंपल वे में पढ़ा है। वास्तव में अगर यूपीएससी का ऑप्शनल देखो ना मेरे भाई, यूपीएससी का अगर ऑप्शनल देखें अपने, तो ये सामान्य परिचय भी नहीं है, ये बेसिक भी नहीं है, उसका बेसिक भी। मतलब आप सोच लो आप कितना स्तर का अपने को पढ़ना, यानी जो अपने बीए में हिस्ट्री पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, ये सामान्य भी नहीं है यूपीएससी ऑप्शनल का। यहाँ आप आइडिया लगा लो। अब इस शानदार तरीके से अपने को पढ़ना होता है, तो वहां भी नोट्स बनाते हैं यार, नोट्स बना के सबसे बेस्ट रहता है। गीता जी चलो, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, अच्छा वैश्वीकरण का मतलब क्या है? वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। दूसरे, अच्छा इसके अंदर केवल और केवल मुद्रा का ही हस्तांतरण नहीं होता है, इसमें केवल एक देश से दूसरे देश मुद्रा ही नहीं जाती है, जाते हैं विचार, जाती है भाषा, जाती है संस्कृति, जाते हैं विचार। मेरी बात समझ रहे हो? इसको सुनो, विचार लिख दिया क्या? इसका मतलब अब मान लो मेरे मन में जो विचार है, या मेरे पास कोई खड़ा व्यक्ति है उसमें जो विचार है, अगर हम विदेश जाते हैं, कोई विदेश व्यक्ति यहाँ पर आता है, तो हम दोनों की जब बात होती है तो मेरे विचार उसके पास आएंगे, उसके विचार मेरे। तो अगर हम एक देश से दूसरे देश जब जाते हैं, या दूसरे देश वाला हमारे पास आता है, तो हमें विचारों का भी आदान प्रदान होता है। अब हमारे मन में जो विचार है वो जान पाएगा, उसके विचार हम जान पाएंगे, तब इस तरह से प्रभाव होता है। वैश्वीकरण ये चीजें होती है कि वो बताएगा कि ऐसा भी होता है दुनिया में, इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी होता है, वो वहां जाकर बताएगा। तो ये वैश्वीकरण हो रहा है कि इकोनॉमिक्स विषय भी वहां गया है या नहीं है। भाषा, जैसे अब मान के चलो वो इंग्लिश में बात कर रहा है, हम हिंदी में कर रहे हैं, वो हमसे कुछ हिंदी के शब्द सीखेगा, हम उससे इंग्लिश के सीखेंगे। जैसे अपने कभी कभार कोई बातें बोलते बोलते कह देते हैं, यार ये बात तो ठीक थी लेकिन थोड़ी सी जो है कैजुअल थी, यार ये बात तो ठीक थी लेकिन थोड़ी सी बट, लेकिन नहीं, लेकिन की जगह पर कई बार बोलता बोला बट ऐसा था। अब बट बोल देते हैं, तो अब ये बट क्या है? बट वो वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण यानी इसमें भाषा का भी प्रभाव होता है, मुद्रा का ही प्रभाव नहीं होता, विचारों का प्रभाव होता है, और भाषा का भी। हम इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करते हैं बोलते हुए, है या नहीं है? और लोग जो है कई अंग्रेज देखो हिंदी बोल लेते हैं, तो वो बात है ना। इसके बाद अगर बात करें संस्कृति,
संस्कृति, अब हमारा जो पहरान है, अंग्रेजों का पहरान जो कुछ भारत में देखने को मिला और भारतीय जो पहरान है कुछ अंग्रेजों में देखने को मिला, प्लस कुछ आभूषण वगैरह या संस्कृति के सेंस में अगर माने कुछ त्योहार जो है वो विदेशों में भी भारत वाले कल्चर बनाए जाते हैं और विदेश के त्योहार जो हमारे यहाँ भी बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बात बोलूँ तो क्रिसमस डे बनाते हो या नहीं बनाते हो, है ना। तो इस प्रकार की जो है ये प्रवाह होता है, त्योहारों का भी प्रवाह होता है सब। तो वैश्वीकरण का मतलब है जैसे कोई देश है, उस देश की जो जानकारी है, उस देश की संस्कृति, उसके विचार जो है पूरे देशों में फैलना, वही क्या कहलाता है वैश्वीकरण। यानी एक देश का दूसरे देश से दूसरे से तीसरे से तीसरे का चौथे से, उसे क्या बोलते हैं वैश्वीकरण। तो बोलो ये बात आपको समझ में आ गई क्या मेरे भाई? ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए तो ही पढ़ाऊंगा। हाँ, लवीश यादव, ये मैंने आपको 3 शब्दों के बारे में बताया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। अभी कहानी की बात मैं बताऊंगा अगली क्लास में। ओके, ठीक है दोस्तों, आज जो है था ना पूरा जो है लगभग घंटों पढ़ा दियो है, देख लो। ठीक है, क्योंकि वो एक जन कमेंट करोगे गुरु जी घंटे की क्लास ले करो, ले भाई घंटा की ले ली और बोल। ठीक है, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे कर रहा हूँ, अब जैसे मैं कहूँ वैसे तुम भी क्या करो, बढ़िया शानदार तरीका में पढ़ना है, नोट्स बनाओ बढ़िया, और लाइफ में कुछ बेहतर कर जाओगे मेरे भाई, और मुझे पता नहीं है। ठीक है, स्किल अपने अंदर लाओ, डेवलप करो। मैं था ना इतना कि बहुत शानदार, जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मैंने सीखा ना, वो सारा मैं आपको दे जाऊंगा। और देखो कोई मास्टर नहीं बताता कैसे पढ़ना होता है, पढ़ने का तरीका क्या होता है। मैं था ना सागा सागा सारो वो ही बताना रहा हूँ। हमारे मन में जो सवाल होते हैं वो पूछा करो। अनिल, अरे वाह भाई, जाग रहे हो गए सभी, चलो बहुत बढ़िया है। गुड नाइट सभी साथियों को, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपना टेलीग्राम चैनल है जीके बाय अजय सर नाम से, यूट्यूब है ना इसी के नाम से है, वहां जाके आप जो है उससे भी जाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।